हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने रामराज भंडारी आप लोगों का फिर से एक बार से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री पे। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की एनसीईआरटी क्लास की एक सीरीज चल रही है, जो 6 से 12 तक की सीरीज चल रही है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का हम जो है सारांश रूप में जो उपयोगी पाठ्य वस्तु है उसको लाया जा रहा है। इसमें हमारी जो है कक्षा 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। कक्षा 7 8 की भी कंप्लीट हो गई है। 9th की ज्योग्राफी, 10th की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। उसके अलावा हम जो है कुछ जो विश्व इतिहास संबंधित है वो भी कुछ टॉपिक आ गए हैं। बहुत सारे टॉपिक अभी रह गए हैं। आज मैंने आप लोगों के लिए कक्षा 6 की जो इतिहास है, हमने जो पहले देखी थी वो 3 वीडियो में देखी थी। एक वीडियो में 4 टॉपिक थे, 2 में 3 टॉपिक थे, एक में दो में 3 थे और एक में 2 थे। 6 और 2 8 टॉपिक टोटल है, 8 पार्ट है कक्षा 6 की एनसीईआरटी में। लेकिन आज जो मैंने लाई है आपके लिए, ये लाई है एक ही वीडियो, एक ही जो है टॉपिक में, एक ही वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास हम कक्षा 6 में देखते हैं। संपूर्ण एनसीईआरटी कक्षा 6 की जो है सारांश रूप में एक ही क्लास में ये आज कंप्लीट होगी। और इसमें भी मैंने एक जो है जो एनसीईआरटी से संबंधित है और एक एनसीईआरटी से जो बाहर, जो एनसीईआरटी में महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसका भी बनाया है। यदि ये वीडियो लंबी नहीं जाएगी तो इन दोनों को इकट्ठा कर दूंगा, नहीं तो फिर अलग अलग बनाऊंगा उसे और इसको। तो एक एनसीईआरटी से बाहर जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको भी मैंने बनाया है। तो आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने, सभी लोगों ने, जो भी आपके शिक्षक रहे होंगे आपके जीवन में, जिन शिक्षकों से आप प्रभावित हुए होंगे, उनको आपने जो है आज याद किया होगा। इसी के साथ हम जो है आगे बढ़ते हैं। इसमें यहीं पे भारी मैंने कुछ, इसमें आप देख रहे होंगे कुछ चित्र लगे हुए यहाँ पे। सारनाथ के अशोक स्तंभ से जो हमारा राष्ट्र प्रतीक है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें 4 शेर है। 3 शेर हमें कहीं से सामने से दिखते हैं, लेकिन एक शेर जो है, ये चारों शेर पीठ मिलाए हुए इसमें दिखाए गए हैं। और 3 ही हमें कहीं से दिखते, 3 ही दिखते हैं। इसके नीचे यहाँ पे जो ये चक्र है, इसमें 24 तिल्लियां हैं। और ये हमें पता है कि ये दिन रात प्रतीक का सूचक है, ये जो है प्रगति का सूचक है। इसमें कुछ चित्र है पशु के, और चित्र भी है, जैसे यहाँ पे शेर है, यहाँ पे जो है घोड़ा है, यहाँ पे बैल है और इसमें हाथी। ये पशु के इसमें चित्र है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो जो इसका आधार है, तो इसमें उल्टा कमल इसमें बना हुआ है। इसमें दूसरी जो पिक्चर है, यहाँ पे आहत सिक्के हैं। आहत सिक्के प्राचीन काल में जो सिक्के थे, जो महाजनपद से पहले के जो सिक्के थे, वो आहत सिक्के थे। आहत जो है कोई एक चिन्ह उसमें ठप्पा करके लगाया जाता था, धातु को गर्म करके उसको आहत किया जाता था। तो ये आहत सिक्के हैं। इसमें एक जो चित्र है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता में हमें जितनी जो मोहरें मिलती है, उनमें बहुत सारे पशु पक्षियों के चित्र हैं, उनमें नावों के चित्र है। और एक सिंग वाला जो एक पशु है, इसके सबसे ज्यादा मोहरें मिली है। तो ये जो है एक सिंग वाला पशु उसमें दिखाया गया है, इसमें चित्र में है। और यहाँ पे वहाँ की जो उस समय की लिपि है, जो अभी तक नहीं पढ़ी गई है, ये भी इसमें ध्यान रखना आप लोग कि ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। और हम जो इसमें देखेंगे आज जो है इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको जो है पढ़ेंगे, और जहाँ पर लगेगा कि चर्चा करने की जरूरत है वहीं पे चर्चा करेंगे। ज़्यादा यदि किसी को
विस्तृत में देख रहे हैं तो उससे पहले मेरे जो लेक्चर है उनको आप देखिए, यदि आपको अपने कॉन्सेप्ट और क्लियर करने हैं। और ये जो है सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही इसमें लाए गए हैं। सबसे हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे स्टोन एज से स्टार्ट करेंगे, एकदम जो है प्राचीन समय से स्टार्ट करेंगे, जब से मानव की जो है उत्पत्ति या जब पाषाण काल था उस समय से ही देखेंगे। और जो जहाँ हमारे जो है प्राचीन इतिहास खत्म होता है, सिंधुओं के आक्रमण जो अरबों के आक्रमण है उससे पहले तक, तो वहाँ तक हम इसमें देखेंगे। इसमें लाखों वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, जो प्राचीन समय के लोग थे, जो हमारे जो है जिसकी हम बात करें स्टोन एज की बात कर रहे हैं, जो आदि मानव थे, तो यह पाषाण काल के लोग ये नर्मदा नदी के तट पे, नर्मदा नदी के तट पे क्यों रहते थे? वहां पर जो है इनको यहाँ पे नदियां भी है, यहाँ पे जो है इनके लिए जंगल भी है, और यहाँ जंगलों में जीव जंतु भी है। जंगलों में जो है वहां पर जो कंद मूल फल इत्यादि ये सब मिल जाते, तो यहाँ इस तट पे रहते थे। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो ये सुलेमान और जो है भारत का उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र, सुलेमान और किरथर वाला क्षेत्र, सुलेमान किरथर पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में कहा जा रहा है कि सबसे पहले इस क्षेत्र में जो मेहरगढ़ वाला क्षेत्र है वहीं पे पशुपालन इत्यादि भी, और यहाँ पर जो है सबसे पहले फसलें उगाना सबसे पहले प्रारंभ करते मानव। तो यहाँ पे हमें जो है ये साक्ष्य मिलते, भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे, यहाँ पर जो है ये लोग जो है गांव में झोपड़ी बना करके रहने लग गए थे आज से 8000 वर्ष पूर्व। उत्तर पूर्व में हम देखें, उत्तर पूर्व में कहाँ रहते थे? उत्तर पूर्व में जो है जो प्राचीन हमें साक्ष्य मिले गारो हिल्स से मिले हैं, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी जहां कृषि का विकास हुआ था, तो कृषि का विकास इन क्षेत्रों में, उत्तर पूर्व में गारो वाले क्षेत्र में, इधर जो है पश्चिम वाले क्षेत्र में, पश्चिम उत्तर वाले क्षेत्र में सुलेमान किरथर वाले क्षेत्र में, और यहाँ पर जो है पशुपालन भी कर रहे हैं। और इधर जो है ये विंध्य वाली जो पहाड़ियां हैं, इन क्षेत्रों में भी यहाँ भी पशु के जो है कृषि के साक्ष्य मिल रहे। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आर्मिक नगर फले फूले। तो लगभग जो है एनसीईआरटी जो है आधार वर्ष 2000 को मान के चलती है। तो आज से हम 47 साल वर्ष यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता की है तो बात हो रही, तो 4700 में से 2000 घटा दीजिए तो लगभग जो है 2700, तो ये 2700 वर्ष पहले की ईसा पूर्व की बात की जा रही है। तो लगभग आज से लगभग 4700, तो 4700 जो है ये ईस्वी सन चल रहा है, और एनसीईआरटी 2000 को आधार वर्ष मानते, 4700 साल हम जो है ये 2700 साल पहले हो जाएगा, इस पूर्व हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंधु तथा उसके सहायक नदियों के किनारे क्या हुए? आर्विंग नगर। तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता वाले, जो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आर्विंग नगर वही है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे जो है किनारे तथा समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास। और जो गंगा और गंगा की जो सहायक नदियां हैं, इन नदियों के किनारे पे जो है जो नगरों का विकास हुआ है, जो मगध इत्यादि राज्य है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात होती है, तो उस समय 2500 यानी 2000 को घटा देंगे, फिर वही जो है हो जाएगा, तो 500-600 वर्ष पूर्व। तो वहां पर जो मगध वाले क्षेत्र है, सबसे पहले जो नगर है, तो सबसे पहले जो है राज्य, सबसे बड़ा राज्य मगध ही है। और ये जो है कब इसका विकास हुआ? आज से 2500 वर्ष पूर्व। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिससे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखें, ये हमने पढ़ लिया है, और अब हम इसका जो है क्विक रिवीजन कर रहे हैं। और इससे संबंधित जो छोटेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, वो जो है अलग से जो एनसीईआरटी में नहीं, वो हम इसी के बाद जो है देखेंगे। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो ये नाम किसने दिया है? ईरानियों ने और यूनानियों ने। तो ईरानियों ने जो इसको हिंदोस और जो है यूनानियों इसको इंदोस कहा। और इसके पूर्व के जो भाग था इस नदी के, जो सिंधु नदी है, इसके पूर्व वाला जो आते थे वो पश्चिम की तरफ से आते थे। जब हम देखते हैं तो ये पश्चिम वाला जो क्षेत्र था, यहीं से ईरानी यूनानी आते थे। तो इसके पूर्व वाला जो हिस्सा ये नदी थी, जो ये नदी थी सिंधु नदी, इसके पूर्व वाले हिस्से को ये जो है इंडिया कहा जाता था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पूर्व पश्चिम में रहने वाले, तो
तो ये भरत नाम यहाँ पर एक समुदाय था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में जो है, ये उत्तर पश्चिम वाला जो हिस्सा था, इस हिस्से में जो है यहाँ पर एक समुदाय रहता था, एक समूह रहता था, एक ग्रुप रहता था। इसके लिए किया जाता था भरत नाम का प्रयोग। और इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग जो है देश के लिए होने लगा और देश जो है भरत के नाम पे क्या हो गए? भारत हो गए। तो ये इस समुदाय के नाम पे जो है हमारे देश का नाम भारत हुआ। पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण जो है पांडुलिपियां कही जाती है। पांडुलिपियां क्यों कहते हैं पुस्तकों को? जो हाथ से लिखी हुई होती है उन्हें पांडुलिपि कहते थे। पुस्तक के हाथ से लिखी होने के कारण जो है पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि। अब जो पांडुलिपि है इसके लिए जो एक शब्द है अंग्रेजी में वो है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला। तो हाथ से निकला यानी हाथ से लिखा गया। तो ये जो है हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि प्राय जो है किस पे लिखी जाती है? ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी। भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार की जाती थी, भोजपत्र पर लिखी मिलती है। अब अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त, जो अफगानिस्तान का कंधार प्रांत है, यहाँ से जो है अशोक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। और यह अशोक के आदेश पर लिखा गए थे अभिलेख। शासक था तो उसके आदेश पे लिखवाया जाएगा, करवाया गया था। यह अभिलेख जो है, तो ये कांधार से जो प्राप्त अभिलेख है, ये यूनानी और अरामेइक नामक दो लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया। तो ये दो भाषाओं में लिखा गया। जो कांधार का जो अभिलेख है अफगानिस्तान कांधार प्रांत से, यूनानी और अरामेइक दो लिपियों में लिखा गया। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि कौन सा अभिलेख दो लिपियों में है और कौन कौन सी लिपियों में है। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे। अब जो ये अभिलेख है, अभिलेख जो है किस पे लिखा जाता था? पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, मिलते हैं। तो अभिलेख का मतलब है कि जो कठोर सतहों पे लिखे जाते, चाहे पत्थर पे चाहे धातु पे, लेकिन वो कठोर सतहों पे उत्कीर्ण कराए जाते तो अभिलेख कहलाते हैं। अतीत में बनी ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, अतीत पुराने समय में जो बनी हुई, प्राचीन समय में जो बनी हुई ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। अब इन वस्तुओं का जो अध्ययन करता है, अभिलेख है, पुरानी जो वस्तु है उनका अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्व, पुराने तत्व, पुरा मतलब पुराने तत्व, तत्वविद, विद मतलब विद्वान। तो पुराने तत्वों को पढ़ने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायिक शब्द का प्रयोग करते स्रोत। तो ये इतिहास जानने के लिए स्रोत है। पांडुलिपि चाहे अभिलेख चाहे पुरातत्व जानकारी है, जिनसे हमें पुरातत्व जानकारी मिलती है, ये जो है स्रोत शब्द, इतिहासकार इसके स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। तो ये जो है पूछा भी गया है कहीं पे, अतीत शब्द का प्रयोग जो है किस में किया गया, एक वचन में या बहुवचन में। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो वर्ष की गणना हमें पता है कि ये कहाँ से की जाती है? ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक है ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जब उनका जन्म हुआ तो वहां से जो है वो की जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को, उससे पहले की सभी तिथियों को क्या कहा जाए? जब उनका जन्म हुआ तो उससे पहले वाली सारी तिथि ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। और आखेटक खाद्य संग्रह। अब जो ये आखेटक खाद्य संग्रह है, यानी शिकारी और खाद्य संग्रह जो है अपने लिए भोजन इकट्ठा करने वाला, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इस नाम से पुकारा जाता है। तो इनको जो है आखेटक खाद्य संग्रह किस नाम से पुकारा जाता है? तो भोजन की विधि, भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पे इस नाम पे इससे पुकारा जाता है आखेटक खाद्य संग्रह। कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में राख के अवशेष मिले हैं। तो आंध्र प्रदेश में कुरनूल गुफा है, जो पाषाण काल की गुफा है, वो जो है वहां से हमें किस चीज के अवशेष मिले हैं? राख के अवशेष मिले हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ महत्वपूर्ण पुरा स्थल है, प्राचीन जो है पाषाण काल के हैं। यहाँ पे मेहरगढ़ है, ये भारत के जो है पश्चिम उत्तर वाले क्षेत्र में है। तो अफगानिस्तान, ये जो है पाकिस्तान वाले में है। यहाँ पे जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना इन लोगों ने सबसे पहले जो है प्रारंभ किया है। यहाँ पे बुर्ज होम में हमें क्या मिले है? गर्तवास। तो बुर्ज मतलब जो है होम का मतलब होता है घर। तो यहाँ पे जो है होम से आप लोग सीधे सीधे ध्यान रखें कि घर या वास का मतलब ही घर होता है। तो गर्त मतलब गड्ढा। तो ये कहाँ रह रहे हैं? जो है कैसे बना रहे, घर कैसे बना रहे? नीचे बना रहे, जमीन के अंदर बना रहे। तो गड्ढे के अंदर बना रहे। ये जम्मू कश्मीर से मिला है। यहाँ पर जो है हलूर नामक स्थान यहाँ पे है। यहाँ पे जो है जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं।
और ये जो है कुरनूल गुफाएं, यहाँ पे जो है राख के अवशेष मिले हैं। और यहाँ पे और भी जो है यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे जैसे भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे भी जो भीमबेटका की गुफा है, तो ये नर्मदा नदी के तट पे है। और यहाँ पे आदि मानव की जो है, प्राचीन मानव के पाषाण काल के जो मानव थे उनके रहने के अवशेष यहाँ मिले हैं। इनाम गाँव है, यहाँ पे मिले, हुस्की में यहाँ पे मिले। तो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल जो है, पूरा पाषाणिक जो है पूरा स्थल कुरनूल गुफाएं, हुस्की है, भीमबेटका है। और जो है नव पाषाण के जो पूरा स्थल है, तो नव पाषाण के पूरा स्थल में मेहरगढ़ है, बुर्ज होम है, चिरांद है, दौजली हेंडिंग है, कोल्डी हवा है। तो कोल्डी हवा यहाँ से जो है धान के साक्ष्य मिले हैं। तो ये यूपी में यहाँ से धान के साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद महापाषाण पूरा स्थल, तो महापाषाण जो है, महापाषाण यानी जिस समय मनुष्य क्या करे, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करा है, तो ये महापाषाण वाले जो है ये नर्मदा नदी के दक्कन में मिले हैं। तो नर्मदा नदी की यहाँ पे ब्रह्मगिरी है, अधिच नलोर में, तो यहाँ पे जो है महापाषाण के मिले हैं। और आरंभिक गांव, तो आरंभिक गांव जो है जो मिले हैं इनाम गांव में, यहाँ पे आरंभिक गांव मिले हैं। और आधुनिक नगर जो है तो बहुत सारे हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखें। इससे जो महत्वपूर्ण तथ्य छूटेंगे वो जो है हम एनसीईआरटी के अलावा जो फिर इसके बाद देखेंगे, या जो है अलग से क्लास में आएंगे जैसे टाइम रहेगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ध्यान रखना कि ये जो है जंगली कुत्ते का जो है क्या था, कुत्ता या कुत्ते का जंगली पूर्वज, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। आर्मी कृषक और पशुपालक पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। तो आर्मी कृषक और पशुपालक पूरे उपमहाद्वीप में, तो पूरे उपमहाद्वीप में हम देख रहे हैं कि पूर्वोत्तर में गारो है, गारो महल से, पश्चिम उत्तर में जो है मेहरगढ़ है। इसी प्रकार से जो नर्मदा नदी वाले तट पे है, विंध्य वाली श्रेणी में, तो ये जो है सभी जगह पाए जा रहे हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, पश्चिम उत्तर वाले क्षेत्र में जले हुए अनाज के दानों के अवशेष से पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। बुर्ज होम वर्तमान जो है कश्मीर में, लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए क्या थी, सीढ़ियां भी थी। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह ही मिली है। तो जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं, अब जिस समय हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं, यानी जो हिमयुग था वहां से जो है हिम पिघल गई, और फिर जो है क्या हो गई कि वहां पर जो घास इत्यादि उगने लग गई, तो वहां पर जो है फिर पशु पक्षी इत्यादि बहुत सारे हो गए। तो उसे जो है मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग, तो ये मध्य पाषाण युग में हुआ है। जो पर्यावरण बदलाव हमें देखने को मिलते हैं मध्य पाषाण युग में मिलते हैं, यानी मेसोलिथ युग में मिलता है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। तो 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक ये जो है ये एक संक्रमण काल है, जब जो है क्या हो रहा है कि पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का समय मध्य पाषाण काल है, बहुत कम समय है इसका। तो ये वाला समय है, और ये जो है इस समय पर्यावरण बदलाव, इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण, इस समय जो पाषाण के जो बड़े बड़े पत्थरों की जगह भी क्या छोटे पत्थरों को यूज करने लगे, और इन्हें लघु पाषाण कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुठ्ठे लगे हंसिया और आरी जैसी औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते। तो यानी पूरा पाषाण वाले औजार बनाए जा रहे थे, और औजारों में जो है क्या आने लगे, इसमें परिवर्तन आने लगे। पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न इसीलिए इन्हें नव पाषाण युग, अब जो है जो पाषाण युग के औजार है उनसे जो भिन्न हो गई है। तो अब ये क्या हो गए, नव नए प्रकार के बनने लगे, नव पाषाण माने जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए क्या करने लगे, उनपे पॉलिश चढ़ाई जाने लगी। तो नव पाषाण काल के औजारों में क्या किया जाने लगा, पॉलिश भी चढ़ाई जाने लगी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। यहाँ पर जो है क्या होने लगा, ओखली और जो है मूसल का प्रयोग, जिसका जो है प्रयोग हम आज भी करते हैं, यानी आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का। तो कौन से जो है ऐसे औजार थे उनके या जो है उनके प्रयोग करने वाले वस्तुएं थी जो आज हम प्रयोग करते, तो ओखली और मूसल। मेहरगढ़ जो है ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, यानी यहाँ पे बेलंदर है जो ईरान जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर संभवतः वहाँ स्थान है जहाँ
स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या किया था, जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। मेहरगढ़ में इसके अलावा, अब मेहरगढ़ में कहा जा रहा है कि ये जो है यहाँ तो ये तो सीखा था स्त्री पुरुषों ने जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालन करना, लेकिन इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो है चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी यहाँ मिले हैं। तो चौकोर और यहाँ पर जो है 4-4 कमरे, चौकोर और जो है आयताकार कमरे तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर 4-4 कमरे भी मिले हैं। 4 से जो है 4-4 कमरे यहाँ पे मिले, 4 से अधिक कमरे मिले। और मेहरगढ़ में क्या मिले, मेहरगढ़ में एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाए गए। यानी जो है इनमें हम देखते हैं तो ये जो है पुनर्जन्म में भी या एक तरफ से ये जो है यही लोग परलोक में भी जो है आस्था रखते हैं इस प्रकार जो है, क्योंकि वो जो है भेड़ उसमें बकरी बुकरी दफनाने के यानी खाने पीने या उससे जो हो सके तो उसके जो वस्तुएं हैं जो व्यक्ति मरा है तो उससे संबंधित हो, तो ऐसे जो है कोई उनकी आस्था इत्यादि हम देखते हैं। तो भारत में अब यहाँ पे हम देख रहे हैं भारत में प्रथम रेलवे लाइन का जो निर्माण हुआ लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। ये तो आधुनिक, लेकिन यहाँ से किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है मैंने वो रखा है। और प्रथम रेल जो है 16 अप्रैल 1953 मुंबई से थाने के बीच में चली थी और ये 26 मील थी। तो ये जो है यानी 34 किलोमीटर थी ये, तो 26 मील 34 किलोमीटर। और हड़प्पा नगर की खोज है, क्योंकि हड़प्पा से जुड़े हुए हड़प्पा नगर की खोज है। हड़प्पा की जब खोज होती तो सबसे पहले हुई थी, तो सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता में जिन नगरों की खोज की गई थी, जहां पर सबसे पहले खोज की गई थी, कहाँ की खोज की गई थी, हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। और इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो नगर खोजा गया था हड़प्पा खोजा गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और किसने ये हड़प्पा नगर की खोज की थी, तो ये जो है दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। तो सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। तो कुछ नगर ऐसे थे कि जो है कई को तो 2 में बांटा गया था, और कुछ जो है 2 से अधिक उसमें हिस्से में बंटी हुई थी नगर, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता वाले थे। प्राय पश्चिम भाग को छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यहाँ निचले इलाके में बना था। तो ये जो नगर थे वैसे तो अधिक से अधिक नगर ये 2 हिस्सों में बंटे हुए थे। कहा जा रहा है कि जो है क्या कहा जा रहा है, प्राय पश्चिम भाग छोटा, तो पश्चिम वाला भाग जो है प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पे। तो पश्चिम भाग वाला जो है हिस्सा है ये जो छोटा है, ये कम है, यहाँ पर जो बिल्डिंग है या भवन है ये कम है, लेकिन ये क्या है, ये छोटा है, ये ऊंचाई पे है। और जो पूर्व वाले हिस्से यहाँ पे जो है ज्यादा भवन बने हुए, ज्यादा जो है लोगों के आवास है, और ये निचले हिस्से में, तो निचले हिस्से में ये जो है ये एक वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया था। और यहाँ पर जो है ये पश्चिम वाले हिस्से में यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, यानी यहाँ पर संपन्न, ये लग रहा है यहाँ पर संपन्न लोग हैं, यहाँ पे राजा या जो है प्रशासक लोग रहते हैं, संपन्न लोग रहते हैं, यहाँ पर जो है आम जनता रहती है। तो यहाँ जो है इस प्रकार से बना हुआ कि निचले हिस्से में, ताकि यहाँ से सूर्य प्रकाश यहाँ पड़ पाए, और इस प्रकार से जो है वैज्ञानिक। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पश्चिम भाग है ये कैसे छोटा है, और जो पूर्व भाग है ये जो है बड़ा है, लेकिन पूर्व हिस्सा जो है बड़ा होने पे ये जो है पूर्व हिस्सा निचले भाग में था। ऊंचा वाले भाग को पुराविदों ने, अब जो ऊंचाई वाला भाग है जो पश्चिम वाला भाग है इसे नगर दुर्ग, तो पश्चिम वाले भाग को जो है नगर दुर्ग कहा गया है, निचले हिस्से को जो ये पूर्वी हिस्सा है इसे निचला नगर कहा गया है। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। तो मोहनजोदड़ो हम देखते हैं कि खास तालाब बनाया, जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा, महान स्नानागार कहा है। तो यहाँ पे जो है महान स्नानागार इसको नाम दिया गया, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल पानी के रिसाव रोकने के लिए, तो इसमें जो है इस तालाब के लिए किस चीज का जो है प्रयोग किया गया, पानी को रिसाव रोकने के लिए ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। प्लास्टर के ऊपर चारकोल और 2 तरफ से उतरने के लिए इसमें सीढ़ियां हैं बनाई गई है, और चारों ओर जो है कमरे। तो इसमें ध्यान रखना आप लोग कि 2 तरफ जो है इसमें क्या बनाई गई, सीढ़ियां बनाई गई है उतरने के लिए, और चारों तरफ इसमें कमरे हैं बने हुए, ताकि जो है स्नान करने के बाद किसी को जो है कपड़े इत्यादि चेंज करने हैं तो इस चीज के लिए उसमें कपड़े बनाए गए, कमरे बनाए गए हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड, तो अग्निकुंड कहाँ कहाँ पे मिले, कालीबंगा और लोथल नगरों पे यहाँ पे जो है अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। तो ये अनुमान लगे यहाँ पे यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले। तो बड़े बड़े भंडारगृह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, यहाँ पे जो है बड़े बड़े भंडारगृह मिले। और इस जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसकी जो है
दोनों की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो मृतकों का टिल्ला है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता से क्यों कहते हैं कि सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान नगर सबसे पहले जो है हड़प्पा नामक स्थान सबसे पहले जो है खोजा गया था। और अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़ी नालों से। तो इस प्रकार से वहां पर जो है ग्रेडिंग सिस्टम थी कि जो है एक नाली को दूसरी नाली से जोड़ा जाता, छोटे नाली बड़ी नाली से, और बाद में बड़ी नाली में। नालों के ढके होने के, नालों को जो है नालियां ढकी रहती थी, ऐसे नहीं कि नालियां खुली रहती थी। और इनमें क्या था, जगह जगह पे मेन होल थे, यानी जगह जगह पे उन पे जो है ढक्कन ऐसे जो है जो बंद थे, जो खोलने के लिए जो है खोल सकते थे, मेन होल थे बनाए गए थे, जिसके जरिए उनकी क्या की जा देखभाल और सफाई की जा सकती थी। अब यहाँ पे फेंस, तो फेंस कहते हैं पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। ये जो हमें पता है कि पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से, लेकिन ये फेंस जो है ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिला करके। तो बालू और स्फटिक पत्थरों को जो है उसके चूर्ण बनाया जाता था, और गोंद में मिला करके उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उनसे जो है फिर जो है विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक जो है शंख सूंख इत्यादि उससे बनाए जाते। इसके बाद उन वस्तुओं पर ये क्या की जाती थी, चिकनी परत जो है उस पर चढ़ाई जाती थी। और इस चिकनी परत के रंग प्राय कैसे होते थे, नीले हल्के समुद्री हरे होते थे। तो यही इसको ही फेंस कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम देख रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है इसमें देखते हैं इन नगरों में जो सिंधु घाटी सभ्यता, इन नगरों में लिपिक भी होते थे। क्योंकि हमने क्या देखा, सबसे बाहर ही देख लिया था कि मोहर है, वो मोहरों पे जो है लिखा होता, इसका मतलब उस समय लिपिक होते थे। तो जो मोहरों पर लिखते थे लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। तो ऐसे जो हमें प्रमाण मिले हैं, हमें जो है गोदीवाड़ा के प्रमाण मिले हैं, यानी हमें बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं, लोथल में बंदरगाह था। और वो जो है क्या करते थे, विदेशी वस्तुएं वहां पर जो है हमें मिली है, जो इसका मतलब आयात निर्यात विदेशों से होता था, और उपयोगी वस्तु लाते थे। और साथ ही वह सुदूर देशों की जो है किस्से कहानी, एक जगह दूसरे जगह जाओगे तो वहां से किस्से कहानी लाएंगे। तो ये जो है होता है। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते, तो वहां से हमें मिट्टी से बने खिलौने मिले हैं। पुरातत्वविदों को अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई चीजें मिली है। तो इन जो है इनसे जो है बनाई गई चीजें मिली है, लेकिन लोहे का नहीं मिले कि लोहे का जो है लोहे के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। परंतु कहीं पे मैंने वो देखा एनसीईआरटी में ही कि वहां पर लोहे का भी जो है कहीं पर था, तो ऐसे लोहे का यहाँ पर इनको लोहे की जानकारी नहीं थी। कांसा बनाने के लिए वो जो है तांबे के साथ क्या मिलाई जाने वाली धातु टिन, तो ये जो है कांसे के साथ जो है टिन मिलाना जानते थे। कांसे के साथ जो है कांसा बनाने के लिए जो है कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टिन, तो तांबे के साथ टिन वो मिलाना जानते थे, और वो जो है कांसा बनाना जानते थे। इसलिए इसे जो है कांसे युगीन सभ्यता भी वो कहते हैं। आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो इस क्या कहा जा रहा है कि कांसा बनाने के लिए जो कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाले जो टिन है, इस टिन का आयात कहां से करते थे, आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात जो है ये कहां से करते थे, कर्नाटक। और बहुमूल्य पत्थर का तो ध्यान आप लोग रखना कि कहां से क्या जो है, तो टिन ये अफगानिस्तान जो है ईरान और अफगानिस्तान से वो आयात कर रहे हैं, और जो सोना है ये कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। हड़प्पा से हल्के आकार का खिलौना मिला है, तो हल्के आकार का खिलौना कहां से मिला है हमें, जो है ये हड़प्पा से मिला है। कच्छ के इलाके में खादिर बेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। यहाँ नगर 3 भागों में बटा था। तो हमने देखा कि ये अधिक से अधिक नगर 2 भागों में थे, लेकिन जो धोलावीरा नगर है ये जो है कहाँ है, गुजरात में। तो ये जो है 3 भागों में वो मिला है। और ये जो है आप लोग ध्यान रखना कि जितने भी नगर मिले हैं इनके चारों तरफ जो है 4 दीवारी की रहती थी। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर में खुदा पाए गए। तो यहाँ पर जो है ऐसा भी हड़प्पा लिपि के जो है बड़े बड़े अक्षरों पे जो है पत्थरों पे खुदा पाए गए, सिर्फ यहीं पे मिला है। यहाँ अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख, मुहर जैसे छोटी वस्तुओं पर पाए गए, लेकिन पत्थरों पे ऐसे कहीं नहीं पाए गए, सिर्फ यहीं पे ही पाए गए। लोथल नगर, तो लोथल नगर क्या है, ये गुजरात में
ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों संको तो लोथल क्या था, एक बंदरगाह था। यहाँ पत्थर संख और धातुओं जैसे बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो यहाँ पर किस चीज का केंद्र था? पत्थरों संख और धातुओं से बनाई गई चीजें यहाँ पे बनाई जाती थी, इस चीज का केंद्र। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इसमें कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिली है। तो यहाँ पर क्या मिल रही है कि कई जो है मोहरें मिल रही है यहाँ पे, और मुद्रांकन यानी मुद्रांकन जो है जिसको हम जो स्टैंप कहते हैं, जो मोहर होती है, जैसे आज जो है लगाई जाती सील, जैसे कोई जो है कागज या बोर्ड परीक्षा होती है तो वहां पर जो है जो कॉपियां होती है उसके बाद वो सील होती है, तो ये उसी जो है मोहरबंदी, तो मोहरबंदी मुद्रांकन या मोहरबंदी मिली है। यहाँ पर एक इमारत मिली है, और जहां संभवतः मन के बनाने का काम होता था। तो ऐसा जो है वहां से कुछ मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। पत्थर के टुकड़े अधबने मन के वहां से मिले हैं। मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ से मिले हैं। तो ये जो है एक बंदरगाह था। अब जैसे भारत में हम देखते हैं कि और कौन कौन, जैसे जो कालीबंगा, कालीबंगा से जो है हमें क्या मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में है, और वहां पे जो है हमें जूते हुए खेत मिले हैं। वहां पे काले रंग की चूड़ियां मिली है, और इसीलिए उस जगह का नाम कालीबंगा है। एक जो है स्थान हड़प्पकालीन जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का है वो राखी गढ़ी है। तो राखी गढ़ी जो है हरियाणा में सबसे बड़ा जो है पुरा स्थल है। और रोपण है, पंजाब में रोपण है। तो यहाँ पर आप जो है देख रहे हैं कि वेद वेद हमें पता है कि 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। और जो है ये जो 3 वेद है तो इन्हें जो है वेद त्रय कहा जाता है। और ये अथर्ववेद को छोड़ के तीनों वेदों को वेद त्रय कहते हैं। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद, इसकी रचना लगभग जो 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थना है जिन्हें सूक्त कहा गया है, और 1000 जो ये इनकी संख्या है, सूक्त की संख्या 1028 है। तो इसमें जो है 1000 ज्यादा, यानी 1000 ज्यादा प्रार्थना, 1000 मतलब 1028। तो इनको क्या कहा गया? सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। तो ये जो है सूक्त किस क्यों रचे गए थे, किस चीज के क्या था इसमें? तो देवी देवताओं की जो स्तुतियां हैं इसमें, इनमें 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। इस समय जो है ऋग्वेद काल में जो है 3 देवता सबसे महत्वपूर्ण है, इंद्र, अग्नि, इंद्र और सोम। तो सोम जो है सोम जो है, जो जिसको आप सोम रस कहते हैं। तो अग्नि जो है आग के देवता है, इंद्र जो है युद्ध के देवता है, और सोम जो है एक पौधा है जिससे क्या होता है, एक खास पे बनाए जाते हैं। तो जो है ये वही सोम रस है। तो ये भी जो है उस समय के देवता है। ऋग्वेद की भाषा प्राग संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता है, न कि पढ़ा जाता है। तो इसका जो है उच्चारण और श्रवण किया जाता था, और इसको जो है कोई पढ़ा नहीं जाता था, बल्कि उस समय जो है उच्चारण और जो है श्रवण के विधि से उसको जो है याद किया जाता था। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, अब यहाँ पे ऋग्वेद में जो है मवेशियों यानी पालतू पशुओं, बच्चों, खास करके पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक जो है प्रार्थना की गई है। तो इस समय जो है वही व्यक्ति संपन्न माना जाता है जिनके पास ज्यादा पशु होते थे, ज्यादा गाय होती थी, और बच्चों के लिए यानी पुत्रों के लिए घोड़ों की प्राप्ति की। जिसके पास जो है अच्छे अच्छे घोड़े होंगे वो भी संपन्न, यानी शासक वो भी संपन्न माना जाएगा। लड़ाइयां मवेशी के लिए, अब यहाँ पे जो लड़ाई होती थी इस समय मवेशी के लिए होती थी, कुछ लड़ाई जो जमीन के लिए होती, कुछ लड़ाई जो पानी के लिए, पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो बंदी बनाने यानी जो है दास, कृषि दास इत्यादि बनाते थे। तो इस समय जो है ये वो होते थे। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग जो है, जो यहाँ युद्ध से जीता जाता धन था उसका भाग जो है कुछ जो है वो सरदार रखते थे, और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन जो है आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता। तो जो समय जो है इस समय सरदार है, इस समय जो है जो शासक है उस सरदार वो जो है उसे रखता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। जनता पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था, एक था जन और दूसरा था विष। तो जनता या पूरे समुदाय के लिए एक जो है 2 शब्द थे, एक जन और दूसरा विष, यानी जिससे जो है वैश्य शब्द निकला है। तो ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम जो है उस समय बहुत सारे विश्व जनों के नाम मिलते हैं, जैसे पुरुजन है,
या विष भरत जन या भरत विष या यदुजन है, ऐसे जो है बहुत सारे इनका नाम मिलता है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा, अब यहाँ पे आया कि महापाषाण काल है, तो जो है महापाषाण काल जिस समय यहाँ पे ऋग्वेद जो है लिखा जा रहा है उत्तर भारत उत्तर पश्चिम वाले भारत हिस्से में, उसी समय तो उसी समय दक्षिण भारत में क्या चल रहा है, महापाषाण वाली कब्रें बन, वहां पे जो है महापाषाण काल चल रहा है। महापाषाण बड़े बड़े पत्थरों का जो है प्रयोग किया जा रहा है, कब्रों को जो है जो सामान्य जो है बस्ती है, बस्ती से दूर जो है उनको दफनाने के लिए महापाषाण बड़े बड़े पत्थरों को जो है के बीच में उनको जो है दफनाया जा रहा है, बड़े बड़े पत्थरों को खड़ा करके उन्हें दफनाया जा रहा है, और जो है उनके भार से एक विशेष आकृति उनकी भार से जो है बनाई जा रही है। तो बनाने की प्रथा लगभग जो है 3000 साल पहले शुरू हुई। तो 3000 साल मतलब जो है कि यहाँ से 2000 में से 3000 में से 2000 घटा देंगे तो यानी 1000 ईसा पूर्व। तो 1000 ईसा पूर्व जिस समय जो है ऋग्वैदिक काल आ चुका है, तो दक्षिण भारत उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो यहाँ पे जो है महापाषाण जो है कब्रें बनाने की प्रथा यहाँ पे प्रचलित है, कश्मीर में है, यहाँ पर जो है दक्षिण भारत में है और पूर्वी भारत में है। तो कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ जो है दफनाया जाता था इस समय, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी ब्लैक एंड रेड बियर, तो ब्लैक एंड रेड बियर यानी काले लाल। अब काले रंग के मिट्टी के बर्तन उसमें जो है कुछ लाल रंग से जो है उसमें कुछ चित्रकारी इत्यादि कर दी जाती थी, तो इसे काले लाल जो है मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड बियर के नाम से जाना जाते हैं। इसके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, इनमें ये जो है महापाषाण काल जो कब्र है इनके साथ क्या मिले हैं, लोहे के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, और हथियार घोड़े के कंकाल मिले हैं, और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने मिले हैं। तो ये जो है ऐसे कब्रें बहुत सारी मिली है। महापाषाण को ताबूत समाधान, तो महापाषाण को क्या किस नाम से जानते हैं, ताबूत समाधान यानी शिष्ट कहा जाता है। ताबूत समाधान शिष्ट में एक पोर्ट होल, तो उसमें क्या होता था, जो महापाषाण जो कब्रें थी उसमें एक पोर्ट होल होता था, यानी एक बड़ा सुराग छोड़ दिया जाता था, ताकि जो है कोई उसी परिवार का कोई जो है अन्य सदस्य, क्योंकि एक कब्र में जो है 2-2, 3-3 सब मिले हैं, तो यदि उसके बाद कोई मरता था तो उसको भी उसी कब्र में दफनाया जाता था, तो उस होल के माध्यम से जो है उसे अंदर ले जाया जाता था, जो शायद पत्थरों से बने कमरे में जाने का जो है रास्ता था। तो ये जो है इस प्रकार से वो जो है महापाषाण काल चल रहा था। कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले, तो ये जो है एक से अधिक कंकाल मिले हैं, तो एक ही समय तो ऐसे जो है मरे नहीं होंगे, तो मिले हैं। बाद में मरने वालों को लोग जो है पोर्ट होल के रास्ते से, तो आप लोग ध्यान रख रहे हैं कि किस रास्ते कैसे जो है उनको अंदर ले जाया जाता है, तो पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। इनाम गांव में वयस्क लोगों को पराए गड्ढे में, तो इनाम गांव में जो है जो वयस्क लोग थे उनको जो है लोगों को पराए गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। तो यहाँ पर जो है क्या किया जा रहा है, सीधे लेटाकर दफनाया, उनका सिर जो उत्तर की ओर होता था, सिर उत्तर की ओर पैर दक्षिण की ओर जो है, इस प्रकार से इनाम गांव में ऐसे वो मिले हैं। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता, तो ऐसे भी जो है साक्ष्य मिली, घर के अंदर जो है दफनाई, कुछ कब्रें ऐसी मिली जो घर के अंदर दफनाई गई थी। एक आदमी मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था, सबके पैर मुड़े हुए थे। असमय के गए एक ऐसा आयोजन। अब यहाँ पे जो है इसके बाद जो है क्या हो गया कि उत्तर वैदिक काल आ गया है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखने में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है, ये हमें पता है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर के जनपद के राजा। अब यहाँ पे जो है क्या हो गया कि जो महायज्ञ करने वाले राजा थे, इनको जो ये अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा हैं, तो ये जो है राजा अब जन के राजा नहीं है, अब ये किसके जनपदों के राजा हो गए हैं, माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, जन के बसने की जगह। तो पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई वस्तुओं की खुदाई की, तो बहुत सारी जो है तो अब महाजनपद, अब जो है यहाँ पे जनपद महाजनपद समय में आ गए हम। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे वस्तुओं की खुदाई पता लग रहा है, पुरातत्वविदों में बहुत सारी वस्तु यहाँ बहुत सारे स्थलों की खुदाई से जो है इनको मिले, जैसे जो है यहाँ पर
है कि दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास जो है अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। तो ये जो है कुछ स्थल मिले, पुरातत्व पुरा स्थल मिले हैं। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें जो है चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाते हैं। यानी ये जो है इन पात्रों में क्या किया गया, चित्र बनाए गए हैं, चित्रित किए गए करीब 2500 साल पहले। अब 2500 साल पहले वही है जो जहां पर जो है जैसे मगध इत्यादि या 16 महाजनपद जिस समय जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो यहाँ पर 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद। तो ये जो है जनपद अब क्या बनने लगे, जनपद अब महाजनपद। तो उससे जो है पहले जनपद और जनपद से पहले महाजनपद, पहले जो है वो जन के शासक थे और अब जो है वो क्या हो गए, जनपदों के हो गए और जनपदों के बाद जो है जो है जनपद हो गए। यानी अब जो है बड़े बड़े जनपद बनने लगे, कहे जाने लगे। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ अभी इनका जो है कहाँ कहाँ में महाजनपदों का जो है वर्णन मिलता है, तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है बौद्ध ग्रंथ यानी साहित्य में ये अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ साहित्य में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो है काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छ, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कम्बोज। और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र में ये वर्णन जो है हमें जानकारी मिलती है। तो इसका जो है जानकारी हमें बौद्ध साहित्य जो है अंगुत्तर निकाय से और जैन साहित्य जो है भगवती सूत्र से इसके बारे में जानकारी मिलती है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी थी, यानी अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी है, लेकिन इसका मतलब है कि कुछ महाजनपदों की 2 राजधानियां भी थी। तो यहाँ पर जो है कुछ जो है महाजनपद यहाँ पे दे रखे हैं। एक बार इनको देख लेते हैं, जो जितने 16 महाजनपद है कौन कौन सी राजधानी, तो इनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो है गांधार की राजधानी तक्षशिला है। पांचाल की जो है उत्तरी पांचाल की अहिछत्र है, दक्षिण पांचाल की कामपल्य है। यहाँ पे कुरु की जो है इंद्रप्रस्थ है। काशी की जो है वाराणसी है। वैशाली, बज्जी की जो है वैशाली है। अंग की चंपा है। मगध की जो है राजगृह गिरिवर्ज है। वत्स की कौशाम्बी है। इधर जो है अवंती की एक उज्जैन है, दूसरी माहिष्मती है। अस्मक की पोटन है। इसके बाद जो है मत्स्य की विराटनगर है। अंग की चंपा है। तो इस प्रकार से जो है ये कुछ महाजनपद है, इनकी राजधानी है। और यदि हम देखें तो ये नर्मदा नदी के दक्षिण में एक ही महाजनपद है अस्मक, जिसकी राजधानी पोटन है। और इस प्रकार से जो है 16 महाजनपद है। अंग की जो है चंपा है, मगध की गिरिवर जो पाटलिपुत्र है, काशी की जो है वाराणसी और बनारस है, वत्स की जो है वत्स की जो है कौशाम्बी इलाहाबाद है, कौशल की जो है श्रावस्ती उत्तरी कौशल अयोध्या है, और कुशावती दक्षिणी कौशल है, सूरसेन की मथुरा है। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा है। और पांचाल की उत्तरी पांचाल की अहिछत्र है, दक्षिणी पांचाल की कांपल्य है, कुरु की जो है इंद्रप्रस्थ है, मत्स्य की बैराट है या विराटनगर है, चेदी की शक्तिमती है, सौथिमती है, अवंती की उत्तरी अवंती की जो उज्जैन है, दक्षिणी अवंती की माहिष्मती है, गांधार की तक्षशिला है, कम्बोज की हाटक या राजपुर है, अस्मक की पोतन है या पोटन है, और बज्जी की जो है वैशाली है, और मत्स्य की जो है कुशीनारा और पावा। तो ये जो है 16 महाजनपद थे।
तो इनको आप लोग जो है ध्यान रख रहे किसकी राजधानी कहाँ थी और कौन कौन से थे उस समय। अब इस समय के हम जो है शासक है इनको देखते हैं कि इस समय के जो शासक है, अब राजा सेना रखने लग गए थे, सिपाहियों को जो है नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, तो जो है आहत सिक्के हमने देखे वो आहत सिक्कों के माध्यम से किया जाने लगा। महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर क्या लगा जाने लगा, जो है टैक्स भी लगाते थे और उपहार भी लेते थे। उपहारों पर निर्भर, अब जो है उपहारों पर ये निर्भर नहीं है बल्कि क्या करें टैक्स लगा रहे हैं और निर्भर न होकर के नियमित रूप से जो है कर वसूलने लग गए। पशुपालकों को जो है अब किस प्रकार से जो है टैक्स ले रहे, तो जो पशुपालक है पशुपालकों से जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो पशुपालक जो है जानवर उत्पाद या उनका जो जानवरों से उत्पाद है उसके रूप में। अकेटक जो है ये जो है अकेटक और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। और इस युग में जो अब क्या होने लगा कि इस जो है लोहे का आविष्कार हो गया और लोहे का आविष्कार होने से जो है क्या होने लगा कि हल का जो फाल है अब लोहे के बनने लगा, जिससे जो है क्या होने लगे कृषि की उपज बढ़ गई है। और कृषि की उपज बढ़ने से लोगों में जो है धान के पौधे के रोपण करना भी जो है शुरू कर दिए। यानी यहाँ पर अब जो है क्या कर रहे रुपए वाली कृषि कर रहे, खेतों में बीज जो है छिड़ा करके उपजाने की वजह अब धान की जो है पौध तैयार करके उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रहने लगे, इसलिए जो है पैदावार भी क्या होने लगी इस समय बढ़ गई है। तो यहाँ पर जो है ये काफी बदलाव हमें देखने को मिल रहा है महापाषाण काल में। और इनमें जो है सबसे बड़ा जो साम्राज्य है इस समय जो है सबसे बड़ा महाजनपद जो है मगध है। मगध दो बहुत ही शक्तिशाली शासक जो है यहाँ पर होते हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु या अजातशत्रु। ये जो है हर्यक वंश से के है ये मगध में। सबसे पहले जो है शासक सबसे पहले वंश है हर्यक वंश मगध में। महापद्मानंद एक ऐसा महत्वपूर्ण शासक था, ये जो है महापद्मानंद ये जो है बहुत जो है महत्वपूर्ण शासक वहां पे होते हैं। तो वो जो है इसी में मगध वाले में इसमें जो है महापद्मानंद भी रहता है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शासक होता है। ये जो है नंद वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है। तो बिहार में राजगृह आधुनिक राजगिरी, तो ये मगध वाले क्षेत्र में तो ना मगध वाले में तो नहीं रहते ये, लेकिन इसका जो है ये दूसरा राज्य है, दूसरे जो है वहीं 16 महाजनपद में से मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसमें है, लेकिन ये इसी समय होता है। बिहार में राजगृह जो आधुनिक राजगिरी कई सालों तक मगध की क्या रहती है राजधानी रहती है। बाद में पाटलिपुत्र, बाद में जो है पाटलिपुत्र यानी पटना को राजधानी बनाया जाता है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर, जो मेसिडोनिया का राजा सिकंदर है ये विश्व विजय की जो है चाहत रखता है और भारतीय महाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंचता है। और इसका जो है राजा पोरस से युद्ध होता है, राजा पोरस से युद्ध, झेलम नदी के किनारे इसका युद्ध होता है और जो है उसमें ये सिकंदर की विजय हो जाती है। तो ये भी अभी हम जो है जो इससे एनसीईआरटी से जो बाहर है उसको हम अलग से देखेंगे। बज्जी राजे की राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जो ये बज्जी संघ था जो है यहाँ पर एक अलग, यहाँ पे जो गणो संघ गणेश संघ वाली व्यवस्था थी। तो बहुत सारे जो है जो गण थे, छोटे छोटे गण थे, वहां पर जो है उनका जो है पूरा एक जो है संघ था, ये जो है बज्जी राज्य वो कहलाता था। और वो सारे जो है आपस में मिलकर के निर्णय लेते थे और सभी क्षेत्रों में जो है अलग अलग वहां के शासक भी थे। तो सभाओं में बैठ करके ये जो है जो ये बज्जी संघ है यहाँ पर ये क्या करते, सभाओं में बैठ करके बातचीत और बहस और वाद विवाद के जरिए निर्णय करते थे। सारे लोग जो है सारे शासक आते थे, सब जो है निर्णय लेते थे। स्त्रियां, दास और कुम्भकार, अब जो है इन सभाओं में कौन नहीं आ सकते थे, स्त्रियां, दास और कुम्भकार इन सभाओं का हिस्सा नहीं ले सकते थे। गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त की। तो ये जो गण और संघ जो है इन पे जो है गुप्त शासकों ने विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में शामिल किया। लेते इनको जो है ये गण और संघ जो है इनको किसने जो है विजित किया, तो इन्हें जो है गुप्त शासकों ने विजित किया। यहाँ पे हम जो है इस समय जो नए धर्म उभर के आते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो यहाँ पे जो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, इनके जन्म जो है 563 बीसी में हुआ था और 483 बीसी में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये जो है इनके नाम जो है गौतम के नाम से, बुद्ध जो है ये जो गौतम बुद्ध ये क्षत्रिय थे। ये जो शाक्य गण, शाक्य जो है गण, शाक्य नाम है एक छोटे से गण से,
तो ये जो है सारे जो है गण थे, जहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि जो बज्जी संघ है वहां पर जो है छोटे छोटे वो गण थे। तो यहाँ पर ये जो है साके गण से एक गण से संबंधित थे। उन्होंने बोध गया बिहार, यानी बोध गया बिहार, ये बिहार बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे, तो किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे जो है तपस्या की, और अंततः उन्हें जो है क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद हुए, इसके बाद से हुए क्या कहना लगे? बुद्ध के रूप में जाने लगे। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, वहां से हुए वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, और वहां उन्होंने क्या किया? पहली बार उपदेश दिया। तो सारनाथ में उन्होंने सबसे पहली बार उपदेश दिया। बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनारा में, तो ये इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा में हुई है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती। तो किसके कारण होते हैं? जो हमें कष्ट है, दुख है, ये हमारी जो इच्छा और लालसाएं जो हमेशा क्या नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती, इसके कारण होते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम क्या कर सकते हैं? इनसे जो है मुक्ति पा सकते हैं। तो ये जो लालसा, इससे मुक्ति पा सकते। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को जो है प्राकृतिक भाषा में दी। तो किस भाषा में बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी है? तो ये जो है जो सामान्य लोगों की जो भाषा थी, प्राकृतिक भाषा, उसमें ही बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी है। उपनिषदों में दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर, जो उपनिषद है इनमें क्या है? उपनिषद मतलब नजदीक जाकर के, यानी गुरु के नजदीक जाकर के बैठ करके जो है शिक्षा है। तो यहाँ पर क्या होता था? तो गुरु शिष्यों के बीच में वार्तालाप होता था, और यहाँ पे दार्शनिक प्रश्न का उत्तर जो है का उत्तर उपनिषदों का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समय। तो इनमें जो है दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जाते थे, और गुरु के समय जो है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जो है जो है ईश्वर और आत्मा अलग अलग है क्या है, ये सारे ये दार्शनिक प्रश्न है। तो ये जो है गुरु के समीप बैठना, यानी उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच क्या होती थी? बातचीत होती है, यानी वाद विवाद का संकलन किया जाता था, किया गया है। गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्रियां विचारकों का भी उल्लेख मिलता है जो वाद विवाद में भाग लेती। तो इन उपनिषदों में इनका भी जो है उल्लेख मिलता है, और ये जो है वाद विवाद में भाग लेते थे। भारतीय दर्शन की कुछ जो है कि 6 पद्धति है। सर दर्शन जो है भारतीय दर्शन, सर दर्शन कहा जाता है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। ये वैश्विक जो ये कौन कौन से 6 शाखाएं? तो वैश्विक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। वेदांत को जो है उत्तर मीमांसा के नाम से जानते हैं। तो ये जो है ये 6 शाखाएं नाम से जाना जाते हैं। दर्शन के 6 शाखाएं पद्धतियों की स्थापना क्रमशः, तो इनको क्रमशः जो है किसने किया है? तो जो यहाँ पे वैशेषिक जो है दर्शन है, इसके जो है जो जिन्होंने इसको जो है किया है, जो जिसकी खोज की है, या जिसने ये दर्शन दिया है, वो है कणद ऋषि। उसके बाद जो है न्याय जो है गौतम ऋषि ने, और सांख्य दर्शन जो है कपिल ऋषि ने, और योग दर्शन जो है पतंजलि ने, और जो है पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी ने, और उसके बाद जो है जो उत्तर मीमांसा है, जो वेदांत जिसे कहा जाता है, वो जो है व्यास के द्वारा इसकी जो है रचना की गई है। ये जो है स्थापित, ये जो है ये खोज की गई है। ये दर्शन दिए गए इनके द्वारा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार, और जैन धर्म के 24वें तीर्थकार या अंतिम तीर्थकार जो है वर्धमान महावीर है। महावीर स्वामी जिन्हें हम कहते हैं, और इनका जो है जन्म 599 से 527 BC तक जो है इनका समय काल है। ने अपने विचारों का प्रसार किया जो है। इन्होंने भी जो है, ये जो है बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो ये जो है लिच्छवी, ये बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक जो क्षत्रिय राजकुमार थे, और 30 वर्ष की आयु में, अब ये 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया, और महात्मा बुद्ध ने जो 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति में 6 वर्ष लगे थे, इनको जो है 12 वर्ष लगे दिया। जंगल में रहने लगे 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांगी जीवन व्यतीत किया है। इसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी शिक्षा सरल थी। तो शिक्षा इनकी सरल क्या थी? सत्य जाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को क्या करना चाहिए? अपना घर छोड़ देना चाहिए, और उन्हें जो है इन्होंने जो अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना
चाहे तो ये इन्होंने कहा कि भाई जो है जो ये इस धर्म में आ जाए, जो है ये जो है साधु बन जाए, यानी भिक्षु भिक्षुणी बन जाए, उन्हें जो है क्या करना चाहिए, अहिंसा के नियमों को पालन करना चाहिए। और जो है महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने की बात की थी। महात्मा बुद्ध जो है इतने जो है महात्मा बुद्ध जो है मध्यम मार्ग अपनाने की बात करती है। ये जो है अहिंसा के नियमों की जो है बात करते हैं, अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये जो है इनके विचार है, ये इनकी जो है शिक्षा है। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी को जीवन प्रिय है। तो ये किसने कहा, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए सभी को जीवन प्रिय है। तो महावीर स्वामी ने कहा। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। तो महावीर स्वामी ने जो अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी, और जो है जो महात्मा बुद्ध है, तो महात्मा बुद्ध अपनी शिक्षा जो देते हैं वो भी प्राकृतिक भाषा में देते हैं। अपनी जो है प्राकृतिक जो जन सामान्य लोगों की भाषा थी, लेकिन वो जो है जो पाली भाषा थी उसमें वो देते हैं, प्राकृतिक जो उसमें पाली भाषा थी। और प्राकृतिक भाषा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अलग अलग हिस्सों में, जैसे जो है यहाँ पे हम देखें उत्तराखंड में, तो यहाँ की प्राकृतिक भाषा कौन से, गढ़वाल वाले क्षेत्र में गढ़वाली है, कुमाऊं में कुमाऊनी है, तो ये यहाँ की प्राकृतिक भाषा हो गई। और हिंदी के भी जो है बहुत सारे रूप है, तो अलग अलग जहाँ पर जो रूप चल रहा है वहां पर वहाँ की प्राकृतिक भाषा हो गई। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों रहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो ये जो है इनकी शिक्षा में है। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। यहाँ पे जो है जो सब ज्यादा जैन धर्म समर्थन किया व्यापारियों ने किया, क्योंकि अन्य जो कृषक है इन्हें जो है अपनी खेती करने के लिए बहुत सारी जो है कीट पतंग इत्यादि जो है मारने पड़ते हैं, तो वहां पे हिंसा हो जाती है। और ये अहिंसा की बात करते हैं। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना क्या था अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। तो 1500 वर्ष पूर्व यानी 1500 वर्ष पूर्व यानी 500 ईसा पूर्व 500 ईस्वी में 500 ईसा पूर्व नहीं 500 ईस्वी में 500 ईस्वी में जो है लगभग जो है कहाँ पे वो लिखी गई, गुजरात में वो लिखी गई। तो वल्लभी नामक स्थान पे लिखी गई। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। तो जो संघ में यानी यहाँ पे जो है संघ की बात की जा रही है, और ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो बनाए गए नियम ये विनय पिटक में। तो विनय पिटक जो है, विनय पिटक मतलब जहाँ पर विनय नियम कानून है, तो वो जो है विनय पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित जो नियम कानून बनाए गए वो जो है विनय पिटक में मिलती है। विनय पिटक में से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, विनय पिटक से। जैन का यहाँ पे दे रहा है, जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या है, विजेता। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि जैन का अर्थ जो है क्या है, विजेता, और किस शब्द से निकला, जिन शब्द से निकला है। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, यदि संघ में प्रवेश करना है तो सभी के लिए था, लेकिन यदि बच्चे को वो लेना चाह रहे तो माता पिता से जो है उसकी परमिशन, दासों को अपने स्वामी से, राजा को यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो ये आप लोग ध्यान रखें। भिक्खु और भिक्षुणी साधु के लिए प्राकृतिक शब्द था ये। तो भिक्खु भिक्षुणी क्या थी, ये साधु के लिए प्राकृतिक शब्द था। या किस शब्द का जो है प्रयोग किया जाता, तो भिक्खु और भिक्षुणी। जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वो एक स्थान पर ही निवास करते थे, जिन्हें बिहार कहा जाता था। तो बिहार का मतलब क्या है कि जहां पर जो है जब वर्षा ऋतु होती थी वो जो है वो समय यात्रा करनी मुश्किल हो जाती थी, उस समय वो जो है वहां रुकते थे, उसे बिहार कहा जाता था। और चैत्य का मतलब है कि चैत्य जो है पूजा स्थल होता था, बिहार जो निवास स्थान होता था। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोद करके बनाए गए। तो बहुत सारे शासकों ने जो है इन धर्मों को अपना जो है प्राश्रय दिया, और इन धर्मों के लिए जो है बहुत सारे जो है क्या बनाए, बिहार बनाए हैं, या पहाड़ियों को खोद करके बहुत सारे उनके लिए निवास स्थल बनाए। बौद्ध धर्म के एक नई धारा महायान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म की जो है दो शाखाएं, एक ही हीनयान है, एक महायान है। महायान मतलब जो भगवान बुद्ध को क्या मानते हैं, अवतारी पुरुष मानते हैं,
और भगवान जो है बुद्ध को जो है भगवान के रूप में पूजते हैं, मूर्ति बना करके पूजते हैं, तो ये महायान महान मानते हैं। और हीनयान मतलब जो है उतना नहीं मानते। तो वो दो शाखाएं हैं। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं क्या थी? पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति फिर कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो यहाँ पर जो है आप क्या कर रहे हैं कि ये जो है बुद्ध की उपस्थिति मूर्तियों में, निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, और अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो निर्वाण की प्राप्ति किसके, जब पीपल के पेड़ को जो है कहीं पे दिखाया गया हो, तो यहाँ पर यानी निर्वाण की प्राप्ति यानी वहां पर मृत्यु दिखाई गई है, निर्वाण प्राप्ति दिखाई गई है। इनमें से अधिकांश मथुरा में, कुछ तक्षशिला में बनाई गई। तो ये जो मूर्तियां बनाई गई कुछ मथुरा शैली में, कुछ जो है ये तक्षशिला वाले गांधार शैली है यहाँ पे तक्षशिला में। तो यहाँ पे गांधार शैली से, यहाँ पे मथुरा शैली में बनाई गई है। बौद्ध उत्सव जिन्हें उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते हैं। तो ये बौद्ध उत्सव है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर, यानी दक्षिण पूर्व की ओर जो है श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म आर्मिक रूप से इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो यहाँ पर जो है ये एक शाखा बौद्ध धर्म की एक शाखा थेरवाद है, ये इन देशों में ज्यादा फैली, तो ये ज्यादा प्रचलित हुई वहां पे। हम जिन शहरों के चित्र रुपए पैसों में देखते हैं उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर, तो ये सारनाथ स्तंभ से वो लिया गया है। और ये किसके द्वारा? अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो इस जो अशोक जो साम्राज्य है जहां पर जो शासन करते थे, ये जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य इनके जो है दादा है। चाणक्य या कौटिल्य, चाणक्य का नाम भी कौटिल्य, कौटिल्य का नाम जो चाणक्य है, जो है चाणक्य कौटिल्य एक ही है। नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। तो जो है ये चंद्रगुप्त की सहायता की थी, वो ये जो कहानी है कि एक बच्चा बैठा रहे तो न्याय करता है, तो ये जो है उसने उसकी सहायता की थी चाणक्य ने। चाणक्य का ही विचार हमें अर्थशास्त्र नामक, और चाणक्य के विचार हमें कहाँ मिलते हैं? अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। तो यहाँ पे जो अशोक जो साम्राज्य थे इसमें कहा जा रहा है बहुत सारे नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, तो राजधानी जो है मगध की राजधानी कहाँ थी इस समय? पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण। तो जो जहाँ राजधानी है वहां पर उसके जो है आसपास के इलाकों पे सम्राट का सीधा नियंत्रण है। और अन्य जो है कुछ प्रांत थे वहां पर जो है वहां पर गवर्नर को बिठाया जाता था, वहां पर जो है शासन करने के लिए गवर्नरों को बिठाया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर जो है क्या करते थे? तो नजर रखते थे। जो संदेशवाहक होते थे ये जो है, तो यहाँ पे हर्षकालीन प्रमुख शिक्षा का केंद्र नालंदा, तो नालंदा शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र, ये जो हर्षकालीन शिक्षा प्रमुख केंद्र, ये जो पिछली बार भी पूछा गया था। स्वयं सांग तथा अन्य तीर्थयात्री उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया करते थे। जो है ह्वेनसांग है, तो ये आया था भारत में और इसने जो है यहाँ पर जो है अध्ययन किया था। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ शिक्षा की योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे है। बुद्ध के उपदेशों के पूरी तरह ईमानदारी से पालन करते, मठ के एक नियम काफी। तो ये नालंदा के बारे में जो है ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा था। अब यहाँ पे जो है मौर्य साम्राज्य उस युग के जो है प्रमुख नगर और अभिलेखों से प्राप्त स्थल, तो जो है अशोक के जो है बहुत सारे अभिलेख हमें मिले हैं। और यहाँ पर जो है कहाँ कहाँ से कौन कौन से अभिलेख मिले हैं? तो यहाँ पर जो है कंधार से जो है हमें एक अभिलेख मिला है जो है दो भाषाओं में है, एक अरमाइक और दूसरा यूनानी लिपि में है। और एक जो है अभिलेख यहाँ पर दिल्ली के पास जो है टोपरा, यहाँ से जो है एक अभिलेख जिसको जो है ये स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको जो है दिल्ली लाया गया था। एक अभिलेख यहाँ पे जो है शहबाजगढ़ी और मानसहरा का अभिलेख है यहाँ पे। तो ये जो है तक्षशिला वाले क्षेत्र में ये जो है, ये जो दो अभिलेख है ये जो है खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। और अन्य जितने भी अभिलेख है ये अभिलेख अधिक से अधिक जो है जो लिखे गए हैं
ये ब्रह्म लिपि में लिखे गए। लेकिन यहाँ पे जो है गांधार वाला अब्लिक अरमाइक और यूनानी लिपि में, और जो ये टोपरा वाला ये फिरोज शाह द्वारा जो है दिल्ली लाया गया था, ये टोपरा जो है अभिलेख है। टोपरा ये हरियाणा से ये मिला था। और यहाँ पे लोरिया अरेराज जो है, यहाँ पे जो एक अभिलेख मिला है जो बिहार में मिला है, और इसमें मोर का चित्र है इसमें। तो ये कुछ अभिलेख है। और यहाँ पे बहुत सारे ये जो है अभिलेख है, गिरनार अभिलेख है, सांची का अभिलेख है, सोपरा है, मास्की है, यहाँ पे जो है धौली का अभिलेख है, सारनाथ का अभिलेख है, रामपुरवा अभिलेख है। तो यहाँ पे मेरठ का अभिलेख है, कालसी का अभिलेख है। तो ये बहुत सारे अभिलेख, लेकिन कुछ जो है जो महत्वपूर्ण है उनको ध्यान रखने। तो जेम्स प्रिपेंस ने सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता हासिल की थी। तो जो है अशोक जो अभिलेख है, इनको पढ़ने में सबसे पहले जो है किसने सफलता प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिपेंस ने सबसे पहले पढ़ने में सफलता हासिल की थी। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्रीय प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता। तो जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रांतीय राजधानी थी, जैसे तक्षशिला है, उज्जैन है, ये प्रांतीय राजधानी थी। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, और अक्सर राजकुमारों को वहां पर जो है राज्यपाल या जो है गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। यहाँ पर जो है राज्यपाल या गवर्नर किनको, तो राजकुमारों को ही बनाकर भेजा जाता था। इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता। तो जो वहाँ की स्थानीय परंपरा और नियम से उन्हीं हिसाब से वहाँ पे शासन चलता था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। जो वहाँ पर जो संसाधन है वो नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। वहाँ पे जो टैक्स था वो जो है नजराने के रूप में लिया जाता था। अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, तो टैक्स के रूप में इस समय कैसे कैसे लिया जाता था, तो कुछ नजराने के रूप में लिया जाता। जंगल वाले इलाकों में उस समय जो है क्या लिया जाता था, तो उनसे जो ये उम्मीद की जाती थी मौर्य काल में कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें ला करके थे। तो जो जंगल वाले क्षेत्र में रहते थे उनसे ये जो है ये उम्मीद की जाती थी। अशोक के मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो ये सबसे प्रसिद्ध, हमें पता है कि मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है अभिलेखों द्वारा, इन अशोक ने जो है बहुत सारे अभिलेख लिखे, और इन अभिलेखों से जो है अपना संदेश जो है जनता तक। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्रह्म लिपि में, तो ज्यादातर अभिलेख इनके जो है प्राकृतिक भाषा और ब्रह्म लिपि में है। और कुछ अभिलेख हमें जो है जो अरमाइक और जो है यूनानी लिपि में मिले हैं। तो यूनान से जो गांधार प्रांत से मिला है। और यहाँ पे जो है जैसे सैनबाजगढ़ का जो अभिलेख है, या उसके बाद जो सैनबाजगढ़ एक और मन से सेहरा का अभिलेख है, ये खरोष्ट लिपि मिले। और अधिक से अधिक अभिलेख हमें किससे मिले हैं? हमें मिले हैं प्राकृतिक या ब्रह्म लिपि में। तो जो है ये नजराना क्या था, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से। तो नजराना अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था। जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने में विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से उसे देते थे। तो कलिंग, जो कलिंग है, कलिंग युद्ध भी अशोक ने लड़ा था। बहुत सारे युद्ध उससे पहले अशोक लड़ चुका था, लेकिन अशोक का जो कलिंग युद्ध है उड़ीसा में, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण था। और इसी के बाद जो है उसने धम्म की स्थापना की थी, धम्म जो है अपनाया था। तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। तो आप ध्यान रखना कि ये जो है ये है कोई देवता और जो है किसी जो है पूजा कर्मकांड की आवश्यकता है। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही वहां उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। बुद्ध के उपदेश में भी
बुद्ध के उपदेश से भी प्रेरित थे। तो जो अशोक जो है बुद्ध के उपदेश से भी प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारी की नियुक्ति की। तो जो है इन्होंने जो है धम्म महामात की जो है अपने धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने किस अधिकारी की नियुक्ति की? धम्म महामात नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह क्या करता था, जाकर के धम्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदाई दिए। अधिकारियों को यहाँ निर्देश दिया जाता था कि वो क्या करें, राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़ करके सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए जो है ये क्या करते थे कि संदेश को जगह जगह खुदवाते थे, जो है बड़े बड़े शिलाओं पे, स्तंभों पे। अशोक के धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे गए। तो कहाँ कहाँ जो है दूत भेजे गए? सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे गए। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ये यहाँ पर जो है बिहार के रामपुरा में जो है मौर्यकालीन एक स्तंभ है जो वहां मिला है, बिहार में रामपुरा में मिला है एक मौर्यकालीन स्तंभ। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो जो ये रामपुरा स्तंभ है ये कहाँ रखा गया? राष्ट्रपति भवन में रखा गया। और इसमें किस चीज की आकृति है? इसमें जो है बैल की आकृति है इसमें। तो ये जो है एक स्तंभ रामपुरा से मिला है बिहार से। इस महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। 3000 साल पहले का मतलब कि 1000 ईस्वी पूर्व। महापाषाण कब्रों में, अब ये कहाँ पे मिल रहा है? महापाषाण कब्रें जो दक्षिण भारत में महापाषाण कब्रें बनाई जा रही है, वहां पर लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो जो है यहाँ पर जो है सबसे जो लोहे के औजारों का जो है बढ़ते उपयोग का परिणाम हम यहाँ पे जो है प्रमाण हमें का मिलता है 2500 वर्ष पहले, यानी 500 ईस्वी पूर्व में। तो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को अब जो है यहाँ पे देखते हैं कि जो है दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को बेलला, साधारण हलवाओं को उणवार और भूमिहीन मजदूरों को कड़ेसियार और दास को क्या कहा? अधिमाई कहलाते थे। तो दास को अधिमाई और जो है भूमिहीन मजदूरों को कड़ेसियार, ये जो है कई बार जो है प्रश्न बनते हैं। तो बड़े भूस्वामी को बेलला, साधारण हलवाओं को उणवार और जो है भूमिहीन मजदूरों को कड़ेसियार और दास को अधिमाई कहते थे। देश के उत्तरी हिस्से में, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान कौन होता था? गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक। उत्तरी हिस्से में, यहाँ पे दक्षिण हिस्से में हमने ये देखा, उत्तरी हिस्से में जो है जो गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद जो है कैसा था? आनुवांशिक था। ग्राम भोजक आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। तो ग्राम भोजक कौन होता था? गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। पराय राजा कर वसूलने का काम जो है किसे सौंपता था? ये ग्राम भोजक है, इसको ही सौंपता था। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। तो कहीं पे जो है कोई न्याय इत्यादि करने गांव में, उसका काम भी ये करते थे। और कभी कभी पुलिस का काम किसी दंड इत्यादि देना, तो वो भी काम। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें जो है गृहपति कहते थे। तो ग्राम भोजक के अलावा जो अन्य स्वतंत्र कृषक होते थे इन्हें गृहपति कहते थे। चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता। कोई ठप्पर लगा दिया जाता था। मथुरा यानी 2500 साल पहले, यानी 500 ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो 2500 साल पहले से ही ज्यादातर समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा, क्योंकि यहाँ क्या है, यातायात और व्यापार के दो प्रमुख रास्ते जाते थे मथुरा से। तो ये जो है मथुरा महत्वपूर्ण नगर रहा। और यहाँ पे जो है तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तो तमिल जो है, तमिल की जो प्राचीन रचनाएं हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? संगम साहित्य। तो 3 संगम हुए थे।
एक रास्ता अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मथुरा में हमने देखा कि जो व्यापारिक रास्ते वहां से जाते थे, एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। तो दो जो है व्यापारिक मार्ग थे, वहां से गुजरते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र भी था, प्राचीन से समय से वहां धार्मिक केंद्र रहा है। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो कुषाण प्रथम शताब्दी में जब जो है कुषाण शासक थे, तो उस समय जो है मथुरा जो है क्या बनी, ये जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो ये जो है कुषाणों के पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें से मिट्टी के बहुत सारे पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था, क्योंकि ये ज्यादातर महाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलते थे। तो ये उत्तरी काले यानी उत्तरी वाले हिस्से में मिल रहे हैं। और ये क्या है, काले चमकीले पात्र है, तो ये ज्यादातर कहाँ, उत्तरी भाग में। तो ये भी कुछ मिले हैं पूरा स्थलों से। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़े का। अब इस समय हम देख रहे हैं कि इस समय जो है उत्तर में जो है वाराणसी और दक्षिण में मदुरै जो है ये कपड़े के प्रसिद्ध केंद्र थे। शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। तो इस समय जो है जो हम मौर्य काल के बाद ये समय वो देख रहे हैं, इस समय हम देख रहे हैं जो है शिल्पकार और व्यापारी क्या बना लेंगे, अपने अपने संघ बना लेंगे, जिन्हें जो है क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों के संघ को जो है श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणी का काम जो है क्या होता था, तो श्रेणी का काम होता था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करते थे। तो शिल्पकारों की और व्यापारियों की अलग अलग श्रेणी थी। तो व्यापारियों की श्रेणी क्या करती थी, व्यापारियों की श्रेणी जो है व्यापार का संचालन करती थी। और शिल्पकारियों की श्रेणी क्या करती थी कि शिल्पकारियों की श्रेणी का काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना। श्रेणी बैंकों के रूप में भी काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा करते थे। तो उस समय जो है जो श्रेणी है ये जो है बैंकों के रूप में भी कार्य करती थी। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरकामेडू यानी पुदुचेरी में एक पतन था, एक जो है बंदरगाह था। ये प्राचीन जो है समय का बंदरगाह है, प्राचीन जो है भारत का बंदरगाह है अरकामेडू पुदुचेरी में। यहाँ ईंट बनाने से यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। तो यहाँ पर जो है कहाँ की जो है भूमध्य सागर क्षेत्र में जो पात्र थे, एम्फोरा जैसे पात्र कैसे पात्र थे, ये जो है इसमें कोई भी तरल जो पेय है उसको रखा जा सकता था। और जो है इसमें कहा गया कि इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते। तो इस प्रकार के पात्र जो बर्तन वहां मिलते थे वो यहाँ मिलते। इसका मतलब ये कि जो है ये व्यापार का केंद्र था अरकामेडू बंदरगाह, ये पुदुचेरी में था। और इनमें दोनों तरफ क्या थे, पकड़ने के लिए जो है हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ से जो क्या होता था कि पूर्व के ये पश्चिम के देशों की तरफ जो है व्यापार होता था यहाँ से। तो इनमें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता। तो जो एरेटाइन पात्र है ये इटली का जो है एक कोई शहर था, उसके नाम पे जो है ये पात्र एरेटाइन पात्र के नाम से जाने जाते थे। तो कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वो यही बनाए जाते। तो ऐसा भी था कि वो जो है बर्तन डिजाइन उनका रोम का था, लेकिन वहां पर वो बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप मिले हैं, शीशे के बर्तन मिले हैं, रत्न भी मिले हैं। यहाँ छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े के रंगाई के पात्र भी रहे होंगे। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि उसे जो है काले सोने के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से जो है जो रोम से जो उस समय व्यापार होता था, तो रोम में जो है काली मिर्च की बहुत ज्यादा डिमांड थी और वहां पर उसे काले सोने के नाम से जाना जाता था। उस समय जो है भारत का व्यापार भारत के पक्ष में था। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, जिनसे यहाँ अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। नाविक मानसून हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। तो नाविक जो है किन हवाओं का फायदा उठा करके अपनी यात्रा करते थे, मानसूनी हवा का फायदा उठा करके। उस समय जो है वो भारत में व्यवहार करने आते थे, जिस समय जो है मानसूनी हवा जो है समुद्र से स्थल मार्ग की तरफ चलती थी और उस समय भारत से वापस लौटते थे, जिस समय जो है मानसूनी हवाएं
स्थल मार्ग से समुद्र की तरफ वापस लौटती थी। तो उस समय वो वापस चले जाते थे और आते के समय थे जब जो है मानसूनी हवाएं जो है किस तरफ आ रही, समुद्र से स्थल मार्ग की तरफ, तो इनकी जो है नावें आसानी से इन तटों पे आ जाती थी। वो अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ जो है चलना पसंद करते। तो किस मानसून के साथ जो है वो चलना पसंद करते थे, ध्यान रखना, इन मानसून के साथ जो है वो चलना पसंद करते थे और इन मानसून के साथ वो यात्रा करते थे। संगम कविताओं में अब जो संगम कविताएं, जो संगम 3 संगम हुए हैं, यानी विद्वानों की जो 3 सभाएं हुई, संगम कविताओं में मोमेंदर की चर्चा मिलती है। मोमेंदर का मतलब क्या है कि ये जो है एक तमिल शब्द है मोमेंदर, जिसका अर्थ है 3 मुखिया। तो 3 मुखिया हुए, 3 मुखिया किन के लिए प्रयोग किया गया, चोल चेर पांडे के लिए किया गया। तो 3 मुखियाओं के लिए जो है मोमेंदर शब्द प्रयोग किया गया है। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने 2-2 शतक केंद्र थे। ये जो 3 मुखिया है इनके जो है 2-2 शतक केंद्र थे इनके, चोर चेर पांड्या। तो यदि हम देखें तो सबसे सुदूर दखन की तरफ जो है पांड्यों का शासन था, और सबसे जो है ये बीच में जो है चेर थे, और सबसे जो है यदि हम ऐसे देखें दक्षिण भारत में तो यहाँ पर जो है सबसे दक्कन की तरफ जो है इस वाले साइड में पांड्य थे, इधर जो है चेर थे, और इस तरफ जो है चोल थे। तो इनके जो चिन्ह भी थे, राज्य के चिन्ह भी थे। तो मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया कि जो है ये सबसे दक्कन वाले इधर जो है समुद्र, मैंने एक समझाने के लिए, याद रखने के लिए, इधर समुद्र है, वैसे तो सभी जगह समुद्र थे, इधर समुद्र है तो इधर मछली है। तो इनका जो है चिन्ह क्या होगा, इनके जो है राज्य के चिन्ह मछली था। ये जो बीच वाले थे, और ये इधर वाले सबसे ऊपर वाले हैं, तो यहाँ पे चोल है, तो ये जो है इधर जंगल इत्यादि है, तो इधर जो है बाघ इत्यादि है। तो इनका जो है राज्य का चिन्ह बाघ था, और ये बीच में है, तो इधर बाघ है, इधर मछली है। अब यहाँ मछली है, इधर बाघ है, तो इनका जो राज्य का चिन्ह है, इनका धनुष है, क्योंकि इधर से भी शिकार करने, इधर भी शिकार करने, तो इनका जो है राज्य का चिन्ह धनुष था। तो ये जो है इनके 2-2 शतक केंद्र थे। इनमें से एक तट क्या था, इनका जो है जो शतक केंद्र थे, एक तट पे था और एक जो है कहाँ था, बीच में था। ऐसे इसका भी एक तट पे था, यानी एक जो है बंदरगाह वाला क्षेत्र है, दूसरा जो है अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्र में से 2 महत्वपूर्ण थे। 6 केंद्र होने के बाद जो है 6 केंद्र थे इनके, लेकिन 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। 2 कौन थे, एक चोलों का जो है पतन पुहार या कावेरी पट्टनम। तो चोलों का जो पतन था, तो चोलों का पतन जो है एक पुहार है, कावेरी पट्टनम उसी को कहा जाता है। दूसरा जो है पांड्यों का, तो जो पांड्य थे ये जो है एक तो इनका था और एक इनका था। तो दूसरा जो है पांड्यों की राजधानी मदुरै, तो जो पांड्यों की राजधानी कहाँ थी, मदुरै। तो दूसरे जो मदुरै में ही संगम, जो कवियों का सम्मेलन हो मदुरै में ही हुआ था। ये मुखिया, ये जो चोल मुखिया, ये मुखिया लोगों से नियमित करके वजह क्या करते थे, उपहार मांगा करते थे। क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जो है विदेशी व्यापारी आ रहे हैं, और विदेशी व्यापारी जो है तो वो सीधे व्यापारी से जो है सीधे उपहार मांगते थे। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमपुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बल श्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। तो ये जो है ये सातकर्णी वंश का सबसे गौतम सातकर्ण 7वां शासक दक्षिण पथ के स्वामी के नाम से कहे जाते। तो दक्षिण पथ के स्वामी, तो ये दक्षिण पथ के स्वामी कहते थे अपने आप को। दक्षिण पथ जो है, दक्षिण वाला जो रास्ता है ये यहीं से ही पड़ता था। तो जो है ये 7वां शासक जो है दक्षिण पथ के स्वामी कहते थे कि जो भी वहां से जो है दक्षिण को तरफ जाएगा वो उनसे ही पहले उनका राज्य पड़ते। तो दक्षिण पथ के अपने आप को स्वामी कहते। दक्षिण पथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी पश्चिमी तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। तो इसने जो है श्री सातकर्णी ने कहा पूर्वी पश्चिम और दक्षिण तटों पे अपनी सेनाएं भेजी थी। अब यहाँ पे देखते हैं हम योद्धा समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के बारे में। अब गुप्त, इसके बारे में कहा गया है समुद्रगुप्त के बारे में कहा जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों और बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, निकुले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो ये जो समुद्रगुप्त के बारे में वो कहा गया कि इनका जो शरीर में ये सब चीजों के घाव के कारण ये जो अत्यंत शरीर दिखते हैं। हरिसेन,
अब इसका जो है जो दरबारी कवि था हरिसेन था। तो 4 विभिन्न प्रकार के राजा और उसके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते। तो हर जो है समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हरसेन था। और जो है इसके जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति में इसने क्या किया है कि जो है हरसेन ने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं, तो ये जो है जो समुद्रगुप्त की जो है 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं के प्रति उसने कौन कौन सी नीति अपनाई थी। तो एक प्रकार के राजा आर्यवर्त, तो आर्यवर्त यानी उत्तर वाले क्षेत्र में जो इसने अपनाई। तो आर्यवर्त के क्षेत्र में 9 शासक थे और 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने क्या किया, हरा करके अपने राज्य को उनके राज्यों को जो है क्या किया, अपने साम्राज्य में मिला दिया। तो आर्यवर्त वाले क्षेत्र में यानी जो उत्तर वाले क्षेत्र थे, तो ये वाले क्षेत्र के शासकों को समुद्रगुप्त 9 शासक है और सबको जो है हरा करके अपने राज्य मिला देते। इसके बाद दक्षिण पथ, तो दक्षिण पथ में 12 शासक हैं और इनको क्या कर रहे हैं, इनको जो है हार जाने के बाद जो है समुद्रगुप्त क्या करते हैं, इनके जो है समुद्रगुप्त के सामने वो आत्मसमर्पण करते हैं। समुद्रगुप्त उन्हें फिर से क्या करते हैं, शासन करने की अनुमति दे देते हैं। तो इनके साथ जो है किस प्रकार की नीति अपनाता है, आर्यवर्त वालों को जो है अपने राज्य मिला लेते हैं, दक्षिण वालों को जो है क्या करते हैं, दक्षिण वालों को उनको शासन करने की अनुमति दे देते हैं। जो पड़ोसी देशों में है, पड़ोसी देश में असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या राज्य संघ आते थे। समुद्रगुप्त के लिए क्या करते थे, उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। और सबसे है चौथे में है वह इलाके के शासक जो है कुषाण शक वंश के थे। इनमें से श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त के अधीन तक स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह, तो इनके साथ जो है क्या किया, इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो जो पड़ोसी देश के शासक थे ये जो है उनकी आज्ञाओं का पालन करते, उनके लिए जो है उनके दरबार में उपस्थित होते थे और उपहार लाते थे। और जो वहां शासक थे उनके साथ इन्होंने क्या किया, इनके साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और जो आर्यवर्त के जो शासक थे उनके राज्यों को जो है 9 राज्यों को जो है हराया और उनके राज्यों को अपने राज्य में मिलाया। दक्षिण पथ के जो 12 शासक है उनके राज्यों को क्या किया, हरा करके उन्हें जो है फिर राज्य करने की अनुमति दी। यहाँ प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त पूर्व जो पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती थी, जो हरसेन के द्वारा लिखी गई और जिसमें जो है उन्होंने हरसेन ने वर्णन किया। उनकी माँ जो समुद्रगुप्त की माँ है कुमार देवी, तो ये लिच्छवी गण की थी और पिता गुप्त वंश के थे। तो इनके जो पिता कौन है, चंद्रगुप्त है, गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। तो जो गुप्त वंश के पहला शासक है चंद्रगुप्त, जिसने महाराजधिराज की उपाधि की धारण की, उससे पहले वालों ने जो है महाराज की ही उपाधि धारण की। तो यहाँ पर ये जो सबसे पहला राज्य है, समुद्रगुप्त ने भी यहाँ उपाधि धारण की। तो समुद्रगुप्त भी इस प्रकार की उपाधि धारण करते, महाराजधिराज की उपाधि धारण करते। अब यहाँ पे हम देखते हैं हर्षवर्धन। इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण तथ्य अभी भी वो छूट रहे हैं, जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। हर्षवर्धन ने लगभग 1400 यानी 606 से 647 ईसा पूर्व तक शासन किया। साल पहले शासन किया। उसके दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट थे। उन्होंने संस्कृत में क्या लिखी, उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। तो बाणभट्ट ने जो है उनके जो है दरबारी कवि थे बाणभट्ट, और उन्होंने हर्षचरित्र लिखी। कई बार जो पूछा गया, हर्षवर्धन ने जो है स्वयं, ये भी जो है एक अच्छा लेखक थे, एक कवि था। तो इसने रत्नावली, नागानंद तथा प्रियदर्शिका वो लिखी। और चीनी यात्री ह्वेनसांग, स्वान यानी युआन चौंग काफी समय के लिए हर्ष के दरबार, तो ये ह्वेनसांग है, ये इसके हर्ष के दरबार में रहे। और हर्ष अपने पिता और तो जो है कौन हर्ष के समय में कौन सा चीनी यात्री आई जो हर्ष के दरबार में रहे, यही। और उसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। हर्ष अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उसके बहनोई कौन थे, कनौज के शासक। तो एक बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला था। इनके बहनोई को, जो इनके बहनोई थे, ये बंगाल के शासक जो है संसांग, उसने मार डाला। तो हर्ष ने कनौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर क्या कर लिया, आक्रमण कर दिया। तो कनौज जो है जहां उनके जो है बहनोई के वो राज्य था, वहां पर हर्ष ने जो है, हर्ष तो थानेश्वर का शासक था, लेकिन इसने जो है ये बहनोई वाला शासक, और फिर जो है दोनों भाई बहन वो जो है मिलकर के शासन पे बैठते हैं।
जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो ये जो है जब ये दक्कन की तरफ बढ़े तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से ये जो है युद्ध हार गए और हर्ष जो है दक्कन की तरफ नहीं बढ़ पाए, दक्कन की तरफ उन्होंने कोई विजय नहीं कर पाई। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। तो इस समय कहा जा रहा है कि जब हर्ष का शासन है तो इस समय जो है दक्षिण की तरफ जो है सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? चालुक्य और इस समय है चालुक्य और जो है कहा जा रहा है कि इस समय पल्लव और चालुक्य। तो इस समय जो दक्षिण भारत की तरफ है इधर इस साइड तो जो है चालुक्य है और इस साइड जो है पल्लव है, ये भी आपस में लड़ते रहते थे। तो दक्षिण भारत सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम, तो पल्लवों की जो है राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र में, तो इनकी राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की कांचीपुरम में थी, के क्षेत्र से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैली हुई थी। तो कावेरी नदी के डेल्टा जो है कावेरी नदी के डेल्टा वहां तक फैली हुई थी। और चालुक्य जो इधर चालुक्य थे तो ये चालुक्यों का राज्य कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच, तो इनका जो है राज्य कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी, तो चालुक्य की राजधानी जो है एहोल थी, यहाँ एक प्रमुख व्यापारिक नगर केंद्र था। तो चालुक्यों की जो है राजधानी एहोल थी, ये जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। और चालुक्य की वैसे तीन शाखा थी, तीन जो है, एक बेगी के चालुक्य, एक कल्याणी के चालुक्य, एक बादामी की चालुक्य, बादामी या बातापी की चालुक्य। तो राजधानी इनकी बेगी थी। पल्लव, अब ये जो पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का जो है अतिक्रमण करते रहते, तो एक जो है लड़ते रहते, एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था, उसके बारे में हमें उनके दरबारी कवि, तो इसका जो दरबारी कवि था पुलकेशिन द्वितीय का, रवि कीर्ति, तो रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो इसकी जो प्रशस्ति है, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में, तो इसी में उसने कहा, इसी में उसने रवि कीर्ति की जो है प्रशस्ति, इसी में उसने वर्णन किया था कि जो हर्ष का जो हर्ष का अभियान दक्षिण की तरफ था, नर्मदा नदी की तरफ, इसी में उसने कहा था हर्ष का अर्थ है आनंद, आनंद होता है, लेकिन कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, यानी रवि कीर्ति ने कहा कि अब जो है उसकी क्या हो चुकी है, हार हो चुकी है। और यहाँ पे जो है जो ये चालुक्य के बाद में जो है यहाँ पे राष्ट्रकूट आ जाते हैं, और इधर जो है पल्लवों के बाद यहाँ पे जो है फिर से चोल आ जाते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। अभी पुलकेशिन द्वितीय, इसने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे, तो पुलकेशिन राजा को जो है कांचीपुरम, पल्लवों और चालुक्यों को अत्यंत अंततः जो पल्लवों और चालुक्यों को, तो पल्लवों को जो है किसने खत्म किया? राष्ट्रकूटों ने। और चालुक्यों को किसने किया? चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो आप ध्यान रखना कि पल्लवों को किसने? राष्ट्रकूटों ने, और चोलों को जो है यहाँ पे पल्लवों को जो है, सॉरी, चालुक्यों को जो है राष्ट्रकूटों ने, और पल्लवों को जो है चोलों ने। तो इन्होंने वो समाप्त किया। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थी इसमें। हरसेन, जो हरसेन है, तो हरसेन जो है क्या क्या था? हरसेन जो है इसका जो है दरबारी कवि था। तो हरसेन एक महादंड नायक, मुख्य न्यायिक अधिकारी, अर्थात जो है महादंड नायक मतलब है कि ये किस किस पद पे था? तो ये जो है महादंड नायक था। महादंड नायक मुख्य न्याय अधिकारी होने के साथ साथ कुमार अमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राहक अर्थात युद्ध तथा शांति के विषयों को क्या था? मंत्री भी था। तो कितने पदों पे था ये? स्थानीय प्रशासन में नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सारथवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। तो व्यापारियों के काफिले के नेता को जो है सारथवा कहा जाता था, सारथवा। और मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी नगर श्रेष्ठी को, जो नगर श्रेष्ठी है ये जो है मुख्य बैंकर या जो है शहर का व्यापारी, ये जो है नगर श्रेष्ठी। प्रथम कुलिक का मतलब था मुख्य शिल्पकार, प्रथम कुलिक मतलब मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी जो है लिपिकों का प्रधान, जैसे लोग रहते थे स्थानीय प्रशासन में।
सेना नायकों की को नियमित वेतन के बदले जो भूमिदान दिया जाता था, जिससे वो जो है कर वसूलते थे। सेना तथा घोड़े की देखभाल करते थे, सामंत कहलाते थे। तो ये जो है हमने ये जो दक्षिण भारत का इतिहास है इसको वो देख रहे हैं। ये पल्लव और जो है चालुक्यों का जो है इतिहास है, इसमें देख रहे हैं कि कौन कौन से वहां पे मुख्य पदाधिकारी है। सेनानायक को नियमित वेतन के बदले भूमिदान दिया जाता, जिससे वो एक कर वसूलते थे। सेना तथा घोड़े की देखभाल करते थे, सामंत कहलाते थे। पल्लवों के अभिलेखों से कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक जो है ब्राह्मण भूस्वामियों को संगठन, जिसे सभा कहते थे। तो इनमें से जो है एक जो है एक था ब्राह्मण भूस्वामियों को संगठन। तो कई स्थानीय सभाओं की जो है चर्चा, ब्राह्मण भूस्वामियों को संगठन को क्या कहते थे? सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए जो है क्या करती थी? सिंचाई, खेतीबाड़ी जैसे विभिन्न काम या सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखभाल आदि का जो है काम करती थी। और जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहाँ पे जो भूस्वामी ब्राह्मण है, इनकी जो है सभा को जो है, इनके संगठन को सभा कहते थे। जहां पर जो है भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां जो है उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। तो नगरम, अब नगरम क्या था? नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। तो दक्षिण भारत में जो है पल्लव और चालुक्यों के समय में, ये हम इनका इतिहास देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो है फिर ये उत्तरी भारत के महारौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लोहा स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता के एक अद्भुत उदाहरण क्यों है? इस पे अभी तक जंग नहीं लगा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर और वजन है 3 टन से भी ज्यादा है। इसमें जो ये महरौली का लोहा स्तंभ है, इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें जंग नहीं लगा है। तो ये जो है गुप्त वंश से संबंधित था। जो ये चंद्र है ये गुप्त वंश से संबंधित है। पराई स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। जो स्तूप होते थे, स्तूप बौद्ध धर्म में जो स्तूप होते थे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनके चारों ओर जो है परिक्रमा करने के लिए क्या होता था? एक वृत्ताकार जो है पथ बना होता था, गोल। इसे दक्षिणा पथ कहते हैं। जो प्रदक्षिणा जो है, प्रदक्षिणा मतलब इसमें जो है प्रदक्षिणा यानी क्या करते लोग जो है घूमते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था और उस वहां को उसको रास्ते को रेलिंग वो घेर दिया जाता, जिससे जो क्या कहते थे? वेदिका। तो उसे वेदिका कहा जाता था। तो वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे और वेदिका में क्या होता था? एक जो है स्तूप में एक प्रवेश द्वार बना होता था, एक प्रवेश द्वार बना रहता था। और यहाँ पे जो है जो स्तूप है, तो यहाँ पे जो है क्या है कि एक जो है इसके बाहर से प्रदक्षिणा पथ है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इसे जो है रेलिंग से, और इसके बाहर से जो है क्या लगाए रहते थे? रेलिंग लगाई रहती थी। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, रेलिंग तथा तोरण। अब जो ये रेलिंग तथा तोरण पर है, मूर्तिकला के सबसे सुंदर स्थल आकृतियों से बने होते। तो जो ये प्रवेश द्वार था, ये इसी को तोरण कहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये सबसे मूर्तिकला की जो यहाँ रेलिंग की जाती थी बाहर से, और यहाँ पे जो ये तोरण बना होता था, ये जो है मूर्तिकला की सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें ये सबसे जो है मूर्तिकला के सुंदर इस तरह का सजे होते थे। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण, अब मंदिर में देखेंगे तो मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है क्या होता है? गर्भगृह, जहां पर जो पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। मुख्य देवी देवता की जो है वहां पर जो है मूर्ति भी रखी रहती है। उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक क्या होता था? और उसके ऊपर जो काफी ऊंचाई तक मंदिर का निर्माण किया जाए, जिसे जो है क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। अधिकांश मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती है जहाँ सभागार होता है, जहाँ लोग इकट्ठे होते। तो ऐसा भी जो है कुछ मंदिरों में होते हैं जहाँ पर जो है लोग इकट्ठे होते हैं। महाबलीपुरम और ऐहोल में पत्थर से बने हुए कुछ उत्कृष्ट मंदिर। तो यहाँ पर जो है दक्षिण भारत में महाबलीपुरम के मंदिर है, जो एकाश मंदिर है। तो वो जो है कुछ, और ऐहोल में जो है यहाँ पर कर्नाटक का मंदिर है। ऐहोल का दुर्गा मंदिर कर्नाटक में चालुक्यों के द्वारा निर्मित है। तो ये जो है बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का एक जो है पारारंग मंदिर है, जो गुप्तकालीन मंदिर है ये। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है उत्कृष्ट उदाहरण है मंदिरों का। और यहाँ पर जो है
ये महाबलीपुरम में जो एक आकस्मिक मंदिर है तमिलनाडु, ये पल्लवों द्वारा निर्मित है। एक ही पत्थर, एक ही चट्टान के द्वारा ये निर्मित है, एक ही चट्टान से जो है। इसमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश करके बनाया गया है, इसलिए बनाए गए ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में यहाँ बिल्कुल भिन्न है। तो ये जो है एक आश्रम, ये जो है महाबलीपुरम का एक आश्रम मंदिर है, ये तमिलनाडु में है। लगभग 1800 साल पहले, यानी 200 ईस्वी की बात हो रही है। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो नामक कवि ने की थी। तो ये जो है, ये भी प्रश्न पूछा गया कि जो शिल्पाधिकारम है इसकी रचना किसने की है। तो इलंगो नामक जो है ये तमिल महाकाव्य है और इसकी रचना जो है इलंगो नामक जो है कवि ने की थी। इनमें किस चीज की कहानी है, क्या है इसमें? केवलन नाम के एक जो है व्यापारी की कहानी, यहाँ पुहार में रहता है। तो पुहार हमने देखा कि एक बंदरगाह था। एक और तमिल महाकाव्य है जो मणि मेखलाई को करीब 1400 साल पहले जो है सतनार द्वारा लिखा गया। तो जो है ये मणि मेखलाई जो है किसके द्वारा? सतनार द्वारा लिखे गए। इसमें जो है केवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। और पुराण का जो पुराण है, तो पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुराण का शाब्दिक है प्राचीन। पुराण में जो विष्णु, शिव, दुर्गा तथा पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें उन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसके अतिरिक्त संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। ये माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि द्वारा संकलित किया गया था। तो ये जो है यहाँ पर आप जो है, अब यहाँ पे दे रखे कौशल। कौशल की राजधानी अयोध्या थी। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक लिखी। इनमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते। तो ये जो है आर्यभट्ट ने कब का जो है लिख दिया है। यहाँ पे आयुर्वेद है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक जो है विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में और सुश्रुति चौथी शताब्दी ईस्वी में। चरक द्वारा रचित चरक संहिता लिखी गई है। औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुति संहिता, यानी सुश्रुति ने क्या लिखे? सुश्रुति संहिता लिखे ने शैल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो शैल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन जो है किसने दिया है? सुश्रुति ने दिया है, सुश्रुति संहिता में। आगे जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं यहाँ पे जो है देख लेते हैं कौन कौन सी तिथियां हैं। जैसे कि पुराणों युगों, पुरापाषाण युग अध्याय 2 में जो है इसमें था। तो केले तिथियां लाखों वर्षों पहले के रूप में लिखी गई है। मेहरगढ़ अध्याय 2 में है। इसमें क्या दिया है? कृषि तथा पशुपालन की शुरुआती तिथि जो है लगभग 6000 ईसा पूर्व। तो लगभग 6000 ईसा पूर्व। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व। तो वहां पर जो है सीधे दे रखी, आज जो है वहां पर दे रखे 4700 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व। तो जैसे यहाँ वहां पे था कि लगभग जो है यहाँ पर मेहर कृषि के पशुपालन, तो वहां पे दे रखे 8000 साल पहले। 8000 साल पहले जो है एनसीईआरटी जो है जो एक सन को मान 2000 को जो है आधार वर्ष मान के चल रही है। और उसी के हिसाब से हम जो है उसमें 8000 में से 2000 घटा देंगे तो 6000 वर्ष पूर्व आ जाएगा। तो हड़प्पा के नगरों को वहां पे जो है 4700, तो मैंने कहा कि जो है उसमें 2000 घटा देंगे तो 2700। तो 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग जो 1500 से 1000 वर्ष पूर्व के है। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास जो है
तथा उपनिषद जैन धर्म तथा बौद्ध धर्मों से जुड़े विचारों को उदय जो है लगभग 500 ईसा पूर्व। पश्चिम उत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग जो है 327 से 325 ईसा पूर्व, और चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व, और जो है अशोक का शासन काल जो है 272/268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच, और संगम साहित्य की रचना जो है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। और कनिष्क का शासन जो है 78 से जो है यहाँ पे 100 ईस्वी जो है वो दे रखा है। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग जो है 320 ईस्वी, और वल्लभी की परिषद जैन साहित्य का संकलन जो है लगभग जो 512/521, तो इसमें जो है दो तिथियां दे रखी है, तो /521 ईस्वी दे रखी है। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी, और चीनी यात्री स्वयं इत्सांग का भारत आगमन 630 से 643, तो यानी ये 13 साल तक जो है भारत में रहे हैं ह्वेनसांग, तो 630 से 647। और इसी के साथ जो है हमने इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे एनसीईआरटी क्लास 6 के, वो जो हमने कंप्लीट किए। और आप लोग जो है इसको जो है महत्वपूर्ण जो भी बिंदु है इनको नोट कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को आप इसको शेयर कीजिए। और ये परीक्षक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, इससे संबंधित जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास एक जो है लेक्चर एक साथ ही इसको यदि हम जोड़ देंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा भी जो है ज़्यादा लंबी भी जो है वीडियो ठीक नहीं होती है, बोरिंग हो जाती है, ओवन हो जाती है। तो इसलिए आप लोग जो है इसको देखिए, और फिर जो है कल या परसों में उसको भी वो लाया जाएगा। और आपकी परीक्षाएं भी जो है बहुत नज़दीक है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की जो है तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू, धन्यवाद।